हेलो एवरीवन, आप लोगों का समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चंस हैं उसको लेके ये वीडियो है। आपको पहले भी 2 वीडियो समाजशास्त्र के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न से जो आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपको दिया जा चुका है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे। आप वहां से इस वीडियो के प्रथम और द्वितीय भाग को देख सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे डेली वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने क्वेरीज़ अपने कमेंट्स के माध्यम से लिख के ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, अपना हम वीडियो स्टार्ट करने के पहले आज इस विचार के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारे वीडियो का शुरू करने से पहले जो आज का हमारा विचार है वह यह है, जिस काम को करने में डर लगता है उसको करके दिखाना ही साहस कहलाता है। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग अपने जीवन में उतारते हुए, ठीक है, साहस के साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस विचार के साथ हम आज के अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं, जो कि समाजशास्त्र के 70 महत्वपूर्ण कथन का पार्ट 3 है। यह जो कथन है इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे आपकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, नेट JRF सोशियोलॉजी, UPPGT सोशियोलॉजी और अदर जो सोशियोलॉजी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और इस जो 70 कथन का वीडियो हम आपके सामने समाजशास्त्र के लिए बना रहे हैं, इनसे आपको प्रश्न ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो पहला कथन है वह है, वर्ग संबंध को 3 आधारों वर्ग चेतना, वर्ग एकता और वर्ग संघर्ष के आधार पर समझाया है। तो फ्रेंड्स, यह समझाया है कार्ल मार्क्स ने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ग संबंध को 3 आधारों पर, वर्ग चेतना, ओके, वर्ग एकता, वर्ग संघर्ष, इन तीनों के आधारों पर समझाया है। किसने समझाया? यह कार्ल मार्क्स ने समझाया है। फिर सेकंड कथन है, संघर्ष के आधार पर स्तरीकरण की व्याख्या की है। तो यह व्याख्या किसने की? संघर्ष के आधार पर स्तरीकरण की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की है। ठीक है ना, संघर्ष के आधार पर स्तरीकरण की व्याख्या किसने की है? कार्ल मार्क्स ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग लिख के रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट कथन है, परिवार सामाजिक स्तरीकरण की इकाई है। क्या है? परिवार सामाजिक स्तरीकरण की इकाई है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा जॉनसन्स ने कहा है। ठीक है, ये आपका तीसरा कथन हो गया कि परिवार सामाजिक स्तरीकरण की इकाई है। यह किसने कहा? ये जॉनसन्स ने कहा है। नेक्स्ट है, अंतर्विवाह को रूढ़िवादी व बहिर्विवाह को प्रगतिवादी माना है। किसने माना है? समनर और केरल ने। ओके, समनर, यहाँ पे केरल लिखा है, ये केलर होगा। ओके, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। समनर और केरल ने अंतर विवाह को रूढ़िवादी व बहिर्विवाह को प्रगतिवादी माना है। ये जो लाइन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं पहले, तो उसको भी ध्यान देके एक दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, हाँ, और काफ़ी बार रिपीट है, तो उसको एक बार फिर से और फोकस दे देते हैं हम कि ये स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि स्टेटमेंट सारे इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को लेकर के। फिर नेक्स्ट है, बहिर्विवाह का प्रादुर्भाव निकट संबंधियों से यौन संबंध को रोकने के लिए हुआ है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा वेस्टरमार्क ने कहा है। ओके फ्रेंड्स, किसने कहा है? वेस्टरमार्क ने कहा है। ये कहते हैं कि बहिर्विवाह का प्रादुर्भाव निकट संबंधियों से यौन संबंधों को रोकने के लिए हुआ है। यह कथन वेस्टरमार्क का है। फिर है, नेक्स्ट है आपका,
अंतर विवाह का अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में से जीवन साथी का चुनाव अनिवार्य होता है। क्या है? अंतर विवाह का अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में से जीवन साथी का चुनाव अनिवार्य होता है। ऐसा किसने किया है? कहा है डॉक्टर रिवर्स ने कहा है। फिर नेक्स्ट है, वर्ग से तात्पर्य सामाजिक परिस्थिति के अटूट क्रम के अंतर्गत एक ऐसे स्तर से है जिसमें समान पद वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसा कहना है हॉन्ट एवं मर्टन का। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, परिहास संबंधों का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। परिहास संबंधों का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। ऐसा किसने कहा है? रेडक्लिफ ब्राउन ने। ये परिहास व परिहार की बात करते हैं संबंधों में, जॉकिंग रिलेशनशिप। परिहास परिहार ऐसे टर्म का इन्होंने यूज किया है, तो ये कौन कहता है? रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि परिहास संबंधों का प्रतीकात्मक अर्थ होता है प्रतीकात्मक अर्थ होता है रेडक्लिफ ब्राउन। फिर नेक्स्ट है, किसी संस्था की उत्पत्ति किसी संस्था से नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी संस्था की उत्पत्ति किसी संस्था से नहीं हो सकती, ऐसा किसका कथन है? वेस्टरमार्क साहब का है। फिर नेक्स्ट आता है, परिहास संबंधों की उत्पत्ति फुफेरो ममेरो में विवाह संबंध जो प्रारंभिक युग में समानता के कारण हुई। ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर रिवर्स ने कहा है। डॉक्टर रिवर्स कहते हैं कि परिहास संबंधों की उत्पत्ति फुफेरे और ममेरों में विवाह संबंध जो प्रारंभिक युग में समानता के कारण हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ज्यों ज्यों हम सभ्यता की ओर अग्रसर होते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से प्रगति करते हैं, जादू व धर्म का प्रभाव घटता जाता है और विज्ञान का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जाता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा टायलर, फ्रेजर और एवॉन्स प्रिचार्ड ने कहा है। फिर से हम रिपीट करेंगे, ज्यों हम सभ्यता की ओर अग्रसर होते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से प्रगति करते हैं, जादू व धर्म का प्रभाव घटता जाता है और विज्ञान का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जाता है। ऐसा किसने कहा है? टायलर, फ्रेजर और एवॉन्स प्रिचार्ड ने। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कथन है वह है, जादूगर के उपकरण परंपरागत प्रकार के होते हैं जबकि वैज्ञानिक उपकरण आधुनिक होते हैं। ऐसा किसने कहा है? गोल्डन वीजर ने कहा है। जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा। ऐसा किसने कहा? फ्रेजर ने कहा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, जादू को विज्ञान की अवैध बहन फ्रेजर ने कहा। ये स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में आ चुका है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है ना कि उसकी विषय वस्तु में है। सभी विज्ञानों की एकता किस में है? उसकी पद्धति में है, ना कि विषय वस्तु। ऐसा किसने कहा? कार्ल पियर्सन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा है। ठीक है, ये सोशल रिसर्च सामाजिक शोध का ये प्रश्न है, ये स्टेटमेंट है, बहुत रिपीट करता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, धर्म में आत्मसमर्पण या अधीनता निहित है जबकि जादू में हद आत्मसंकल्प तथा नियंत्रण। ऐसा किसने कहा है? ऐसा गोल्डन वीजर साहब ने कहा है। ओके, फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है, जादू और धर्म में सामान्य तत्व यह है कि दोनों का ही संबंध प्राकृतिक शक्ति से है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा गोल्डन वीजर साहब ने कहा है। जादू और धर्म में समान तत्व यह है कि दोनों का ही संबंध प्राकृतिक शक्ति से। ऐसा किसने कहा है? गोल्डन वीजर ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, सफ़ेद और काला जादू। ओके, सफ़ेद और काला जादू का वर्गीकरण किया किसने किया है? मैलिनोव्स्की ने। सफ़ेद और काला जादू का वर्गीकरण किसने किया है फ्रेंड्स? ये मैलिनोव्स्की साहब ने किया है। ओके, जादू के दो भेद। ओके, जादू के दो भेद, अनुकरणात्मक और संक्रमणात्मक, बताएं किसने? फ्रेजर ने बताए हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जादू के दो भेद, अनुकरणात्मक और संक्रमणात्मक बताया है, किसने बताया? फ्रेजर ने बताया है। फिर नेक्स्ट है, वैयक्तिक और अवैयक्तिक दो प्रकार की प्रतिस्पर्धा का
उल्लेख किया है? किसने किया है? ग्लीन एंड ग्लीन ने वैयक्तिक और अवैयक्तिक दो प्रकार की प्रतिस्पर्धा का उल्लेख किया। किसने किया है? ये ग्लीन और ग्लीन ने। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है प्रतिस्पर्धा पे क्वेश्चन, पीजीटी वगैरह में काफ़ी पूछता है। फिर नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालती है, यह हमारे दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करती है। यह कथन है CH कूले साहब का। CH कूले साहब कहते हैं प्रतिस्पर्धा व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालती है, यह हमारे दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट है, जादू की शक्ति। जादू की शक्ति प्राकृतिक शक्तियों से अधिक शक्तिशाली है। जादू में एक निश्चित कार्यविधि पाई जाती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा डॉक्टर SC दुबे कहते हैं। ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर SC दुबे। जादू की शक्ति प्राकृतिक शक्तियों से अधिक शक्तिशाली है, जादू में एक निश्चित कार्यविधि पाई जाती है, ऐसा डॉक्टर SC दुबे कहते हैं। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका, जादू मनुष्यों के विश्वासों और व्यवहारों का वह संग्रह है जिस पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। जादू को एक आभासी विज्ञान और आभासी कला मानते हैं। ऐसा किसने कहा है? फ्रेज़र। फ्रेज़र जादू को एक आभासी विज्ञान, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग पकड़िएगा। आभासी विज्ञान और आभासी कला कौन कहता है? फ्रेज़र कहते हैं। फ्रेज़र जादू को आभासी विज्ञान व आभासी कला कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जादू एक अनुकूली संरचना है, सॉरी जाति एक अनुकूली संरचना है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा पार्सन्स ने कहा है। जाति एक अनुकूली संरचना है, ऐसा किसने कहा? पार्सन्स ने कहा। फिर नेक्स्ट है, ब्राह्मण ही जाति व्यवस्था के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। ऐसा किसने कहा है? मैक्स मुलर साहब ने कहा। ब्राह्मण ही जाति व्यवस्था के सबसे बड़े समर्थक रहे, ऐसा कौन कहता है? ऐसा मैक्स मुलर कहते हैं। गतिशीलता आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन को बढ़ा देती है। ठीक है ना? यह कहते हैं पिट्रिम सोरोकिन का ये कथन है। ये कहते हैं कि गतिशीलता आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन को बढ़ा देती है। फिर नेक्स्ट है, जनता में भूखमरी का प्रकोप बढ़ेगा तो सहवास बढ़ेगा। ये किसका कथन है? जाउस डी कैस्ट्रो का। फिर नेक्स्ट आता है, जनजातियों के क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क के रूप में बदल देना चाहिए। ऐसा किसने कहा? वेरियर एल्विन ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह स्टेटमेंट कि जनजातियों के क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क के रूप में बदल देना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? ऐसा बैरियर एल्विन साहब ने कहा है। जब प्रतिस्पर्धा वस्तु से हटकर व्यक्ति पर आ जाती है तो संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। जब प्रतिस्पर्धा वस्तु से हटकर व्यक्ति पर आ जाती है तो संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। ऐसा किसने कहा? किंग्सले डेविस साहब ने कहा है। फिर नेक्स्ट है, बहिर्विवाही प्रथा के जन्म के लिए मुख्यतः स्त्री शिशु हत्या उत्तरदायी है। ऐसा किसने कहा है? मैकलेनन ने। ये कहते हैं कि बहिर्विवाही प्रथा के जन्म के लिए मुख्यतः स्त्री शिशु हत्या उत्तरदायी है। ठीक, तो ये है, कहा है मैकलेनन ने। नेक्स्ट है फ्रेंड, टोटमवादी दल समूहों के आधार पर समाज का उद्भव हुआ। ये किसने कहा है? मैकलेनन ने। ये कहते हैं कि टोटमवादी दल समूहों के आधार पर समाज का उद्भव हुआ। ये कहते हैं मैकलेनन। फिर नेक्स्ट है, समाज के उद्भव हेतु परिवार का विस्तार महत्वपूर्ण है। समाज के उद्भव के लिए परिवार का विस्तार को महत्वपूर्ण माना है हेनरी मैन ने। ठीक, फिर नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष ही इतिहास का मोटर है, प्रकृति का द्वंद्व है। यह स्टेटमेंट किसका है? कार्ल मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट है, उत्पादन का संबंध आवश्यक रूप से वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। उत्पादन का संबंध आवश्यक रूप से वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। ओके फ्रेंड्स,
जनसंख्या में संसाधनों से अधिक तीव्र गति से बढ़ने की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। ऐसा किसने कहा है? माल्थस ने कहा है। ये जनसंख्या पे है, इनका भी क्वेश्चन खूब पूछता है माल्थस का, जनसंख्या से रिलेटेड जब प्रश्न आते हैं तो। जनसंख्या में संसाधनों से अधिक तीव्र गति से बढ़ने की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। फिर नेक्स्ट है, मानव जाति हमेशा एकाधिक सुधार और सुख समृद्धि प्राप्त करने में सक्षम है। ऐसा गोडविन और कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट आता है, एक विवाह एकल परिवार सर्वव्यापक है। ऐसा किसने कहा है? मैलिनोव्स्की जी ने कहा है। एक विवाह एकल परिवार सर्वव्यापक है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एक विवाह एकल परिवार सर्वव्यापक है। ये कैसा कहा? किसने कहा? मैलिनोव्स्की ने कहा। फिर नेक्स्ट है, जादू को भ्रांत तर्कों पर आधारित ज्ञान कहा। किसने कहा? मैलिनोव्स्की ने। जादू को भ्रांत तर्कों पर आधारित ज्ञान कहा। ये किसने कहा है? मैलिनोव्स्की ने कहा है। सत्ता व्यक्ति के साथ नहीं पदों के साथ जुड़ी होती है। सत्ता व्यक्ति के साथ नहीं पदों के साथ जुड़ी होती है। यह कथन है डेरेनडॉर्फ का। फिर जाति की उत्पत्ति अपवित्रता की धारणा पर आधारित है। जाति की उत्पत्ति अपवित्रता की धारणा पे आधारित है। किसने कहा है? शेनार्ट ने कहा है। उत्तर प्रदेश के जाति संस्करण के अध्ययन के लिए ज्यामितीय मापों का प्रयोग किया है D.N. मजुमदार साहब ने। उत्तर प्रदेश के जाति संस्करण के अध्ययन के लिए ज्यामितीय मापों का प्रयोग किया D.M. मजुमदार साहब ने। ये इम्पोर्टेंट है। प्राचीन समाज की इकाई परिवार थे, आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है। ये स्टेटमेंट हेनरी मैन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन समाज की इकाई परिवार थे, आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हेनरी मैन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, पारिवारिक संगठन का सर्वाधिक पुराना रूप पितृसत्तात्मक था। ये किसका है? ये भी हेनरी मैन का स्टेटमेंट है। फिर फ्रेंड नेक्स्ट आता है, आदिम समाजों का कानूनी आधार रक्त और नातेदारी पर आधारित है। ऐसा किसने कहा? हेनरी मैन ने कहा है। फिर नेक्स्ट है, आधुनिक परिवार अंतःक्रियाशील व्यक्तियों का एकक है। किसने कहा? बर्गेस ने कहा है। आधुनिक परिवार अंतःक्रियाशील व्यक्तियों का एकक है, बर्गेस। फिर नेक्स्ट है, ये फ्रेंड जैसे कहीं कहीं कोई चीज़ें आपको मिसप्रिंट दिखी होंगी, कहीं कहीं, सब जगह नहीं, तो उसको आप कुछ एक विशेष टर्म को ध्यान में रखिएगा। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, लिखोगे कॉपी में और रिवीजन लेते रहोगे ना इसका, जो सारे स्टेटमेंट है, तो जब आपके सामने एग्ज़ाम में जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो स्टेटमेंट देखो आप उसको कैच कर लोगे कि कौन सा है। तो ये छोटे छोटे मिसप्रिंट आपको हर बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग समझ जाते हैं कि कहाँ पे। जैसे आधुनिक परिवार अंतरक्रियाशील व्यक्तियों का एकक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसा अंतरक्रियाशील व्यक्तियों का आधुनिक परिवार, अंतरक्रियाशील व्यक्तियों का एकक आधुनिक परिवार, ऐसा कौन कहता है? ऐसा बर्गेस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है, परिवार उत्पादन इकाई से उपभोक्ता इकाई में परिवर्तित हो गया। किसने कहा? मैकाइवर ने कहा। परिवार उत्पादन इकाई से उपभोक्ता इकाई में परिवर्तित हो गया। ऐसा किसने कहा है? ऐसा मैकाइवर ने कहा है। भारतीय गांव में आत्मनिर्भरता एक मिथक है। भारतीय गांव में आत्मनिर्भरता एक मिथक है। यह श्रीनिवास और एम शाह दुबे, ये किसका है? श्रीनिवास, शाह और दुबे का कथन है। फिर नेक्स्ट है, आदिम जनजातियों में प्रत्येक व्यक्ति समाज का सतर्क सिपाही है। ये किसका कथन है? यह है इमाइल दुर्खीम का। लघु समुदाय से लेकर मृत्यु तक का पूरा प्रबंध है। लघु समुदाय में जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा प्रबंध है। रेडफील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। लघु समुदाय में जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा प्रबंध है। ऐसा किसने कहा है? रेडफील्ड ने कहा है। आदिम जनजातियों में प्रत्येक व्यक्ति समाज का सतर्क सिपाही है। यह कथन किसका है? यह है इमाइल दुर्खीम का।
फिर नेक्स्ट है समूह की आंतरिक एकता व संगठन के लिए संघर्ष आवश्यक है। ये किसका स्टेटमेंट है? लेविस कोजर का। इम्पॉर्टेंट है ये भी। समूह की आंतरिक एकता व संगठन के लिए संघर्ष आवश्यक है, यह किसका स्टेटमेंट है? यह लेविस कोजर साहब का है। फिर नेक्स्ट है समाज संस्थागत समय सारणी एवं संस्थागत प्राथमिकताएं तय करता है। यह किसका कथन है? पार्सन्स का। यथार्थ एक सामाजिक सांस्कृतिक घटना है, अतः यह सापेक्ष है। यह है एडवर्ड सापिर का कथन। फिर नेक्स्ट है यथार्थ विश्व का निर्माण अधिकांश समूह की भाषाई आदतों द्वारा होता है। यह कथन है एडवर्ड सापिर का। फिर नेक्स्ट है मानव प्राणी की मानसिकता एकता की धारणा को नकारा। रेटन जल ने मानव प्राणी की मानसिक एकता की धारणा को नकारा है। यह स्टेटमेंट किसका है? रेटन जल का। फिर नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। किम्बल यंग। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, यह है किम्बल यंग की स्टेटमेंट। ग्रामीण संस्कृति रूढ़िवादिता की ओर झुकी रहती है। न्यूमेयर कहते हैं कि ग्रामीण संस्कृति रूढ़िवादिता की ओर झुकी रहती है। फिर नेक्स्ट है संस्था अधिनियमित होने के स्थान पर परिवर्धमान है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा समनर कहते हैं। संस्था अधिनियमित होने के स्थान पर परिवर्धमान है। ऐसा किसका कथन है? ऐसा समनर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है संस्था केवल व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमान है। गोल्डनर। संस्था अनेक आदर्श नियमों की व्यवस्था है। किंग्सले डेविस, समनर, कूले। संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है। किसका है? एंडरसन का कथन है। फिर नेक्स्ट है प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसा कौन कहता है? ब्रूम कहता है। फिर नेक्स्ट है जैसे जैसे सभ्यता के विकास में जुड़ी आर्थिक विषमताएं बढ़ती जाती हैं, मानव की नैतिक प्रकृति में गिरावट आती है। ये कथन है रूसो का। फिर नेक्स्ट है आवर्जन व अनुकरण के द्वारा संस्कृति के लक्षण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। यह किसका कथन है? HR रिवर्स का। जाति और जनजाति के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है। यह किसका कथन है? हर्बर्ट फ्रिजले का। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन का प्रतिरूप है। यह किसका कथन है? बोर्डर हॉफर का एवं हार्पर का। सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन का प्रतिरूप है, ऐसा कौन कहता है? बोर्डर हॉफर एवं हार्पर। सामाजिक विघटन। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन सामाजिक नियंत्रण का भंग होना है। लैंडिस, वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक विघटन सामाजिक नियंत्रण का भंग होना, ऐसा कौन कहता है? ऐसा लैंडिस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सामाजिक विघटन मैत्तक्य या उद्देश्यों की एकता का भंग है। ऐसा कौन कहते हैं? न्यूमेयर। सामाजिक विघटन मैत्तक्य या उद्देश्यों की एकता का भंग होना है, या न्यूमेयर लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है समूह के स्थापित संबंधों का टूटना सामाजिक विघटन है। यह कौन कहता है? एलियट और मैरिल। समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन माना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन माना है बोर्गाडस ने। संदर्भ समूह के लिए तुलनात्मकहीनता व सापेक्षहीनता शब्दों का प्रयोग किया है रॉबर्ट के मर्टन ने। छोटे मैत्री समूह सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? JL मोरेनो का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स
छोटे समूह समाज के आधार हैं। ये कौन कहता है? जॉर्ज सीमेल, जॉनसन्स एंड होम्स। ओके, फिर नेक्स्ट है समूह अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है, हॉट एवं रेस। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। ऐसा कौन कहता है? किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है समाज को संघ माना है, गिडिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, समाज को संघ माना है, किसने माना है? गिडिंग्स ने। व्यक्ति समाज के द्वारा अपने व्यवहार को समाज के अनुकूल बनाता है, किसने कहा? मैकाइवर। फिर नेक्स्ट है समाज को मापदंडक या पथ प्रदर्शक माना है, हॉबहाउस ने। एक स्टेटमेंट है यहाँ पे फ्रेंड्स, लंबे व्यक्ति अधिक धन कमाते हैं और छोटे कद के व्यक्तियों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। यह किसका कथन है? यह है फेल्डमैन का कथन है। नेक्स्ट है किसी न किसी रूप में लिंग भेद समाज में जन्म के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण अवश्य करेगा। यह है किंग्सले डेविस। यह अत्यंत संदेहजनक है कि लिंग भेद के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति का भेद कभी समाज से पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ऐसा किसने कहा? किंग्सले डेविस ने। फिर नेक्स्ट कथन है एक समाज समाज से भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा लोग अपने सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा किसने कहा? र्यूटर। किसी न किसी रूप में लिंग भेद समाज में जन्म के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण करेगा। ऐसा किसने कहा है? किंग्सले डेविस। एक समाज को व्यक्तियों का ऐसा समूह समझा जा सकता है जो कुछ सामान्य कार्यों में सचेत रूप से भाग लेते हैं। ऐसा किसने कहा? मेंजर ने। किसने? मेंजर ने कहा है। एक सामान्य व्यक्तियों का ऐसा समूह समझा जा सकता है जो कुछ सामान्य कार्यों में सचेत रूप से भाग लेते हैं। मेंजर का कथन है ये। नेक्स्ट है राज्य व्यक्तियों का ऐसा प्रभुता संपन्न राजनीतिक संगठन है जो एक निश्चित क्षेत्र में बसा हो। ग्लीन व क्लीन। जनजातियों में व्यक्तिवादिता का बोलबाला होता है। मार्गन व मेन। आदिम समाज में लोग कानून का पालन अपने आप करते हैं। मेलिनोस्की। प्रजाति को प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण से विभाजित किया। हक्सले ने। प्रजाति को प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण से किसने विभाजित किया है? हक्सले ने। प्रजाति को नेक्स्ट कथन है प्रजाति को शारीरिक लक्षणों पर पहचाने जाने वाले एक विशाल समूह का रूप कहा है। विजन्स और विजन्स ने। नेक्स्ट है भारतीय प्रजाति को 7 भागों में बांटा है। रिस्ले ने। इम्पॉर्टेंट है ये। भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है। किसने? रिस्ले ने। किसी भी समाज में सामाजिक गतिशीलता की मात्रा एवं दर समाज में विद्यमान अवसर की संरचना पर निर्भर करती है। किसकी? होजेज। ये कथन है होजेज का। सामाजिक उद्विकास 4 स्तर जंगली अवस्था, पशुचारक अवस्था, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था का उल्लेख किया। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। शिक्षा का कार्य बच्चों के लिए समाज में उचित वातावरण तैयार करना है। टीबी बॉटोमोर। सामाजिक संवर्ग के व्यक्तियों में अंतरक्रिया हो सकती है। गीटलर। एक ही सामाजिक संवर्ग के सदस्यों में अंतरक्रिया नहीं होती। रॉबर्ट केमर्टन।
जब प्रथाओं का पतन होता है तब फैशन का अधिक प्रचलन होता है। किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर। फैशन को प्रथाओं के बीच पाए जाने वाले भेदों को दूर करने वाला माना है हर्बर्ट स्पेंसर ने। मिथक सामाजिक व्यवस्थाओं को वैधता प्रदान करते हैं। बी मैलिनोव्स्की। मिथक सामाजिक व्यवस्थाओं को वैधता प्रदान करते हैं, ऐसा किसने कहा? बी मैलिनोव्स्की ने। उपलब्धि की आवश्यकता को परिवर्तन का प्रमुख चालक शक्ति बताया है मैक्लीलैंड ने। सर्वप्रथम नगर पराजित जनसंख्या के क्षेत्र में स्थापित स्थानीय सैनिक छावनियाँ थी, ऐसा किसने कहा है? बर्गल ने। ये नगरीय समाजशास्त्र एक प्रश्न है, स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, ये आपके जो 70 से भी अधिक कथन थे समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण कथन, ये पूरे हो चुके हैं। इसको आप लोग ज़रूर लिख के अपने नोटबुक में इसे रिवाइज करिएगा। इससे आपको प्रश्न ज़रूर मिलेंगे फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए और भी आगे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम उनसे रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरे डेली वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको और भी फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, जिससे उनको भी इनका लाभ मिल सके। कभी कभी एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं होता है, और स्टडी मटेरियल ऐसा जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। सब कुछ नहीं पढ़ना, वही पढ़ के जाना जो हमारी परीक्षा में आएंगे। तो सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाते, हम नहीं ले पाते हैं, तो उस टाइम ऐसे वीडियोस जो होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और उसी को ध्यान में रख के मैंने ये अपना वीडियो बनाया है, ये समाजशास्त्र के प्रश्नों की कथन को लेकर के, जिससे ये आपको मदद दे सके। आपकी परीक्षा आप इसको पढ़ के लिख लो और इसे रिवाइज कर दो, इससे आपको ज़रूर प्रश्न मिलेंगे। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लेक्चर सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thanks for watching.